हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। और इस वाले सेशन के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले सेशन में प्रारंभ किया था संज्ञा और संज्ञा के विकार के बारे में, तो हमने संज्ञा के जो दो विकार हैं लिंग और वचन, उनका अध्ययन हमने प्रारंभ में कर लिया था। इस वाले सेशन के अंतर्गत हम करने वाले हैं कारक। तो चलिए कारक पढ़ते हैं। अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और कारक के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कारक होते क्या हैं। वे शब्द जो, और आपकी पुस्तक के अंतर्गत इसको अलग प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप, क्रिया अथवा अन्य किसी शब्द से संबंध स्थापित करिए। देखिए, मैं थोड़ा सा अलग दिशा में लिखाता हूँ। वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करें, कारक कहलाते हैं। देखिए, मैं एक उदाहरण लेता हूं। राम ने रावण को तीर से मारा। राम संज्ञा है, रावण संज्ञा है, तीर संज्ञा है। तो राम का संबंध दूसरे संज्ञा शब्द से, रावण को तीर से, रावण का संबंध तीर से, रावण से, तीर से मारा, यानी कि राम, रावण और तीर को आपस में जो जोड़ने वाले शब्द हैं वो है ने, को और से। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम को अन्य शब्दों के साथ वाक्य में जोड़ते हैं, वो सारे शब्द, जैसा कि यहाँ पर ने, यहाँ पर को और यहाँ पर से, ये तीनों शब्द ही कारक कहलाते हैं। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई आपको। अब मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से ये बताने की कोशिश करता हूँ कि कारक के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, कारक के प्रकार समझिए। मैं यहाँ पर एक सारणी बना रहा हूँ। वो हो गया कारक, चिन्ह, दो चीज हो गई, कारक, चिन्ह, लक्षण। फिर हम ले लेते हैं इसके अंदर पहचान। इससे आप सारे कारक समझ जाओगे। पहचान और वाक्य, आप खुद भी इसको मेरे साथ साथ डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला आपके, वैसे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, 8 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला जो आपका कारक है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक होता है, इसका चिन्ह है ने। इसका जो लक्षण है, यानी कि इसका क्रिया को करने वाला लक्षण क्या है, क्रिया को करने वाला। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान के लिए हमको प्रश्न लिखना पड़ेगा, कौन कौन।
या किसने, ये दो प्रश्न है जिसके माध्यम से पता चल जाता है। राम ने पुस्तक पढ़ी। समझिए, कर्ता का मतलब होता है अंग्रेजी में सब्जेक्ट, यानी कि कारक का जो पहला प्रकार है वो आपका कर्ता कारक है। इसका जो चिन्ह जो लगेगा वो लगेगा ने। जैसे राम हमारा कर्ता हो गया, इसमें चिन्ह लगा दिया ने। क्रिया को करने वाला लक्षण, कौन सी क्रिया की जा रही है? पढ़ी। किसने पढ़ी? राम ने पढ़ी। तो क्रिया को करने वाला कौन हुआ? राम। तो कर्ता कारक क्या है? राम। क्यों है? क्योंकि क्रिया को कर रहा है, पढ़ने की क्रिया को राम कर रहा है। पहचान क्या है? क्रिया के बाद में ये इन दोनों में से कोई सा भी शब्द लगा दो। किसने, कौन ने पढ़ी? राम ने पढ़ी। या किसने पढ़ी? राम ने पढ़ी। तो इसका जो उत्तर आएगा वो समझ जाना हमारा क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। इसका चिन्ह ये रहा। तो आपको इस प्रकार से समझ में आ गया होगा कि कर्ता कारक के अंतर्गत ने विभक्ति चिन्ह होता है। इसको विभक्ति चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरा लिख देता हूं, विभक्ति चिन्ह। ये विभक्ति चिन्ह है, याद रहेगा आपको। इसको विभक्ति चिन्ह क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कारकों के साथ प्रयुक्त होते हैं और इनकी विभक्तियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, पहला हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा पढ़ते हैं। और दूसरा है आपका कर्म। कर्म कारक। और कर्म कारक का जो आपका चिन्ह है वो आपका चिन्ह, कर्ता ने कर्म को इसका चिन्ह हो गया। अब हम चलते हैं कि साहब कर्म की लक्षण क्या है। तो कर्म का लक्षण है जिस पर क्रिया का फल पड़े। समझाता हूं। क्रिया का फल पड़े, यानी कि कर्म वो है जब कोई व्यक्ति क्रिया करता है तो क्रिया का इम्पैक्ट, क्रिया का प्रभाव उस पर, जिस पर पड़े वो कर्म है। ठीक है। अब अगला हमारा है पहचान। तो इसके लिए हम प्रश्न करेंगे क्या वह किसको। ठीक है बेटा। चलिए, तो मैं यहाँ पर ये हटा करके फिर लिख देता हूँ, एक प्रश्न लिख देता हूँ। राम ने, अभी लिखाया था, ऊपर भी लिखा हुआ है, रावण को मारा। राम ने, कर्ता ने कर्म को, रावण को विभक्ति चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है। मारा, मारा क्रिया है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। मारा किसको? अब मरा कौन? मरा रावण या राम? मरा कौन? रावण। तो राम, मरने का प्रभाव किस पर पड़ा? रावण पर। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो क्या हो जाता है? कर्म। और क्या किसको का प्रयोग, दोनों में से कोई भी प्रश्न लगा दो एक। तो किसको मारा? रावण को मारा। हमने प्रश्न लगाया किसको, दोनों में से जो सूटेबल हो वो लगाएंगे। तो सूटेबल कौन सा है? किसको। तो हमने लिखा किसको मारा? रावण को मारा। किसको मारा? रावण को मारा। ऐसा समझ में। तो इस प्रकार से यहाँ क्लियर हो जाता है कि रावण को, यानी कि को विभक्ति चिन्ह के साथ में जो रावण आया है, कि रावण ही हमारा कर्म कारक है। समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला भाग, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, या साथ में लिख लो के द्वारा। ओके, कारक, और जिसका विभक्ति चिन्ह आएगा वो आएगा से या के द्वारा। साधन का बोध होगा इससे। समझाऊंगा अभी। अब इसका लक्षण क्या है? लक्षण समझिए। क्रिया का साधन, क्रिया करने का माध्यम, क्रिया का, अभी समझाऊंगा इसका, चिंता मत करो।
और इसके लिए जो प्रश्न बनता है वो है किससे किसके द्वारा, है ना, नहीं के द्वारा इसमें आ जाएगा, इसमें से ही आएगा, है ना, तो के द्वारा लिख दिया हमने। तो इसमें प्रश्न बनेगा किससे, और दूसरा प्रश्न इसमें आ रहा है किसके द्वारा, किसके द्वारा। समझाऊंगा अभी, एक उदाहरण ले लेता हूं। श्याम ने पेंसिल से उत्तर लिखा। समझिए, अब इसको बड़ा ध्यान से समझना जरूरी है। दो महत्वपूर्ण बातें निकल के आ रही हैं। कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कारक तो तीसरा कौन सा हुआ, कर्ण कारक। इसमें से विभक्ति या के द्वारा विभक्ति का लोप हो, मतलब दिखाई देती है। तो दो बातें हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ लक्षण में हो रही है कि क्रिया का साधन क्या है। साधन मतलब होता है माध्यम, माध्यम का मतलब है मीडियम, कि जब क्रिया हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है। यानी कि मैं मार्कर से लिख रहा हूं, अब लिखने की क्रिया मैं किस साधन के द्वारा कर रहा हूं, मार्कर जो दिख रहा है मेरे सामने, आपके सामने। तो जो माध्यम होता है, जो साधन होता है, जो साधन है वही साधन कर्ण कारक है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, प्रश्न लगाएंगे। तो क्रिया से पहले यदि हमने, या तो हम किससे लगाएं, और या ये सूटेबल नहीं है तो किसके द्वारा, इन दोनों प्रश्नों में से यदि हम एक प्रश्न लगा दें कोई सा भी जो सूटेबल है, जो वहां पर लग रहा है प्रश्न के अंदर, क्रिया के अंदर, तो हमको पता लग जाएगा इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर ही कर्ण कारक होगा। देखिए कैसे। श्याम ने पेंसिल से उत्तर लिखा। श्याम ने, कर्ता ने पेंसिल से उत्तर लिखा। लिखना क्रिया है बेटा। अब इसके बाद लिखा के बाद हमने प्रयोग किया किसके द्वारा, किसके द्वारा लिखा, पेंसिल से लिखा। पेंसिल के बाद से लगा हुआ है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जो सीखने की है वो ये है कि जब हम कर्ण कारक की बात करते हैं तो कर्ण कारक में जो से आता है, परंतु जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक अपादान कारक भी आएगा, और उस अपादान कारक के अंदर भी से लगा होता है। पर अपादान कारक का जो से है वो अलग होने का भाव देता है, और कर्ण कारक जो है, कर्ण कारक का जो से है वो मिलने का भाव देता है, जोड़ने का भाव देता है, माध्यम का भाव देता है। देखिए कैसे। श्याम ने पेंसिल से उत्तर लिखा। तो पेंसिल से उत्तर, पेंसिल से वो दूर हुआ श्याम, या पेंसिल को साथ में पकड़ करके उसने लिखा। तो साथ में पकड़ करके लिखा ना, तो पेंसिल श्याम से दूर नहीं हुई। तो यहाँ पर जो से है, चूंकि पेंसिल श्याम से दूर नहीं हुई और ये साधन भी है, अलग नहीं हो रही, इसीलिए यह कर्ण कारक का हिस्सा बन जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीन पढ़ लिया हमने, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, आगे लिखिए संप्रदान, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कहता है, इसका जो विभक्ति चिन्ह है, ओके, जो इसकी विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह के बारे में बात कर रहे थे हम। देखिए, अब इसका विभक्ति चिन्ह देख लें। कर्ता ने कर्म को कर्ण संप्रदान, संप्रदान के लिए, के लिए कौन सा चिन्ह आएगा, के लिए। और जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, भाई किसके लिए क्रिया हो रही है, क्रिया का पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है, वो
पहचान, और पहचान के लिए इसमें शब्द रखा है किसको किसके लिए, किसको या किसके लिए। सैनिकों ने, सैनिक या सिपाही देश के लिए लड़ते हैं। ध्यान से समझिए, लड़ना क्रिया है, इसके आगे लगाएंगे किसके लिए, किसके लिए लड़ते हैं, देश के लिए। तो यहां पर देश क्या हो गया, जिसके लिए ये क्रिया हो रही है। तो जिसके लिए क्रिया हो रही है, किसके लिए हो रही है, देश के लिए हो रही है। तो देश जो शब्द है यहाँ पर संप्रदान कारक के रूप में आ जाता है। इस प्रकार से हमारा चौथा हो गया संप्रदान कारक। आगे बढ़ते हैं अपादान। इसका है से और ब्रैकेट में लिख दो अलग। मैंने बताया था अभी 2 मिनट पहले ही, करण कारक का से मिलने का भाव देगा, अपादान कारक का से अलग होने का भाव देगा, पृथक होने का भाव देगा। पृथकता का भाव, अलग होने का भाव पता लगेगा कि चीज अलग हो रही है। ठीक है, वहां से या किससे, वहां से या किससे, इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाएगा। पेड़ से अमरूद गिरता है, पेड़ से अमरूद गिरता है, गिरता है क्रिया है, किससे गिरता है, पेड़ से। पेड़ से अमरूद अलग हुआ या जुड़ा, टूटा या जुड़ा, टूटा ना, तो यहाँ पर से आ गया पेड़ के साथ में, और अलग होने का भाव दे रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक आ जाता है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला हमारा है संबंध। संबंध, और इसका आएगा संबंध का, के, की, काके की, रा रे री, रा रे री, और नाने नी, नाने नी, ना ने और नी। ये 6 शब्दों में से कोई भी एक शब्द आ जाएगा, वहां पर संबंध कारक हो जाएगा वो शब्द। और इसके अंतर्गत जो आएगा जिससे संबंध जुड़ता है, जिससे, लक्षण है इसका संबंध जुड़ता है। और पहचान के लिए जो प्रश्न है यहां पर वो है किसका, किसकी, किसके, किसका, किसकी, किसके। इन तीनों में से कोई भी प्रश्न लगा दोगे, जो प्रश्न का उत्तर होगा वो ही हमारा होगा संबंध कारक। ठीक है, चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं संबंध कारक का। रोहन का भाई चोर है, रोहन का, चलो दूसरा लगता अच्छा वाला, भाई होशियार है। देखिए मुख्य बात यह है किसका भाई होशियार है, रोहन का। रोहन के बाद का विभक्ति आ गई, संबंध बता दिया रोहन का और भाई का, तो ऐसे संबंध भी दिखाया, का विभक्ति चिन्ह आ गया, रोहन का संबंध दिखा दिया, है ना, और किसका, प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो इस प्रकार से का आ जाने के कारण यहाँ पर संबंध कारक बन जाता है। अगला बढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध कारक की। अगला लिखो अधिकरण।
अधिकरण कारक, जो अधिकरण कारक है इसका होगा में, पे, पर, में पे पर शब्द होगा। ठीक है, देखिए इसका लक्षण क्या है। क्रिया का आधार, यानी कि क्रिया जिस बेस से की जा रही है, क्रिया का आधार यानी कि क्रिया हो कहाँ रही है, उसका बेस क्या है, उसके बारे में पता लगेगा। तो किसमें, किस पर, कहां पर, किसमें, किस पर और कहां पर, इन प्रश्नों का उत्तर यहां पर मिलेगा। देखिए एक उदाहरण देख लेते हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, समझिए, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, समझो। पर आ गया, विभक्ति चिन्ह पर आ गया। उसके बाद में बैठी है, कहां पर बैठी है, पेड़ पर बैठी है। इससे एक बात स्पष्ट हो गई, क्या स्पष्ट हो गई कि चिड़िया कहां पर बैठी है। तो पेड़ पर बैठी है, तो जैसे पता लग गया कि उसका क्रिया का आधार क्या है, पेड़ है। जैसे पता लगा तो हमको पता लग गया कि अधिकरण कारक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अंतिम भाग है संबोधन। संबोधन कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह आएगा हे, ओ, अरे, किसी को पुकारने के लिए। ध्यान से समझिए, मुझे किसी को बुलाना है तो उसके लिए जो संबोधन दूंगा, अरे सुनो, अरे, तो अरे जो शब्द है, अरे जो आएगा और उसके पहले वाला जो शब्द होगा वो समझ जाना कि वो संबोधन कारक आ जाता है। इसके लिए कोई प्रश्न नहीं होता, सीधा लिखते हैं अरे बालक, है ना, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, इधर आओ। तो अरे आ गया, तो अरे आने से अरे बालक जो है ये हमारा क्या हो गया, संबोधन कारक हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया यहाँ पर कारक के जो 8 प्रकार हैं, 8 के 8 प्रकार कारक के हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब एक मैं छोटी सी तालिका के माध्यम से आपको तीनों सेशन के अंतर्गत मैंने क्या क्या पढ़ाया है उसको मैं समझा देता हूँ। देखिए हमने पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं, तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव और दशा को बताने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा संज्ञा के 3 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर हमने पढ़ा संज्ञा शब्दों में परिवर्तन का कारण क्या क्या है, लिंग, वचन और कारक, और इन्हीं के माध्यम से 4 प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। कहाँ कहाँ पर विकार उत्पन्न होते हैं, संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में और क्रिया में, ये भी पढ़ा था हमने। फिर हमने पढ़ा लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये भी हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा क्रिया के मतलब शब्द के जिस रूप से पता लगे कि वो लड़का है, लड़की है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, तो वो लिंग हो जाते हैं। वो एक वचन में है, बहुवचन में, वो हमको वचन से पता लग जाता है। फिर आदर प्रदर्शित करने या स्वयं को बड़ा दर्शाने के लिए एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन शब्द लगाते हैं। जैसे पापा आ गए हैं, तो आ गए हैं जो क्रिया है वो एक वचन में होनी चाहिए थी, पापा एक है, परंतु फिर भी हमने वहाँ बहुवचन लगाया। क्यों लगाया क्योंकि हमको आदर देना था, रेस्पेक्ट देनी थी। क्रिया तथा अन्य शब्दों के संबंध स्थापित करने वाले शब्द कारक शब्द कहलाते हैं, बताई दिया था। और कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। ये जो चिन्ह है ना, इनको विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, तो इसको परसर्ग भी बोलते हैं। लिख लो ये बात, इन्हें परसर्ग भी बोला जाता है। तो चलिए इस वाले सेशन के अंतर्गत हमने आपको सारे बता दिए हैं। अगले सेशन में इसके प्रश्नोत्तर करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।